लास्ट जो वीडियो थी उसमें पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत के स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही थी। उसके मुख्तलिफ स्टेजेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद इलेक्टोरल कॉलेजेस यानी मेंबर पार्लियामेंट्स उनका पार्लियामेंट तक पहुंचना और उसके ऊपर उठने वाला एक्सपेंस, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि ये 300+ सीट्स के ऊपर एक रफ तखमीना जो हमने लगाया था कि ऑलमोस्ट 300 अरब का जो एक्सपेंस है, वो 300 अरब का एक्सपेंस के लिए रियासत की तरफ से रियासत का गवर्नमेंटल सिस्टम बनाने के लिए कोई लेजिटिमेट ना इंस्टीट्यूशन है ना उसका कोई रिसोर्स है। वो सेल्फ फंडिंग है, जिसके लिए जो एक लीगल प्रोसेस कानून में है वो वही हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट। उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज की फंड रेजिंग और उस फंड रेजिंग से पॉलिटिकल पार्टी को चलाना, उसी फंड रेजिंग से पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ वो कंडक्ट करना, पार्टी के अंदर जमहूरी जो प्रोसेस है उसकी कंटिन्यूएशन, और उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से या इंडिपेंडेंट अगर कोई इलेक्टोरल कॉलेज या मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो दोनों सूरतों में जो इलेक्शन का एक्सपेंस है वो सेल्फ फंडेड होता है, वो सेल्फ फंडेड है। उसके लिए रियासत ने कहीं पे भी ये प्रोवाइड नहीं किया है कि जिस रियासत के लिए, जिस मुल्क के लिए, जिस कंट्री के लिए आप एक गवर्नमेंटल सिस्टम बाय वे ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो अरबों रुपए का एक्सपेंस उठ रहा है वो एक्सपेंस उस इलेक्शन लड़ने वाले ने खुद करना है। और उसके ऊपर फॉर्मल चेक एंड बैलेंस क्या है कि वो अपने असेट्स इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाएगा, डिक्लेयर करेगा, दिस एंड दैट। लेकिन ठीक है ना, जो बात करने की है वो ये है कि आप और हम सब ये समझ रहे हैं कि 70 ईयर्स हमारे वो विद इन द 70 ईयर्स चले माशाल्लाह रिजीम्स को निकाल देंगे, बाकी हमारा इलेक्टोरल जो प्रोसेस कंटिन्यू रहा है और आज भी कंटिन्यू है। तो वो जब कानून की रिक्वायरमेंट अगर हम समझते इनफ है तो फिर वो डिलीवर क्यों नहीं कर रहा है, वो वर्केबल क्यों नहीं है, उसको वर्केबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं क्या बल्कि हर जगह पे वो लेकुनाज, वो डिफॉल्ट्स, वो डिफेक्ट्स वो सिस्टम के अंदर मौजूद है। अब हम देख रहे हैं कि एक मेंबर पार्लियामेंट अपने पैसे खर्च करेगा और वो रुपया नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए खर्च करके उसके बाद उस प्रोसेस को क्रॉस करता हुआ वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगा, वो हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करेगा। उसके बाद भी सेकेंडली वो लेजिस्लेशन करेगा, कानून साजी करेगा। अब उसी पिछली वीडियो में ये हमने डिस्कशंस की थी कि लॉ मेकिंग एक प्योरली टेक्निकल सिस्टम है, एक प्योरली टेक्निकल प्रोसेस है। एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड हैंडलिंग जो है वो ज़रूरी है इसके अंदर। लॉ मेकिंग लाइक द अदर साइंटिफिक, मेडिकल एंड अदर फील्ड्स जिस तरह से विदाउट टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैंडल नहीं की जा सकती, लाइक मेडिकल प्रोफेशन है, लाइक इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, लाइक आर्किटेक्चर है और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो लॉ मेकिंग किस तरह से आप एक आदमी को कहते हैं कि आप आए और इतना पैसा खर्च करके अपनी जेब से और आके हमारे लिए वज़ीर आज़म का इंतखाब कर दें और उसके बाद फिर हमारे लिए आप बैठ के लॉ मेकिंग करें। यानी कि इतनी बड़ी डेडिकेटेड ऑनेस्टी की एक्सपेक्टेशन आप एक ऐसे शख्स से किस तरह से कर सकते हैं कि जो करोड़ों रुपए लगाकर उस पूरे प्रोसेस से होते हुए उस पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचा है, किस तरह से है। लेकिन कॉमन सेंस से भी निकली हुई बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसके ऊपर सोचते ही नहीं, हम इसके ऊपर
सोचते ही नहीं है कि ये निज़ाम है क्या, बस उसी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उसी का हिस्सा बन गए हैं। और उसका हिस्सा बनाने में जो मेन किरदार अदा किया है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ने किया है कि लोगों की तकसीम के लिए उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिए गए हैं। फिर वो मज़हब के नाम पे पाकिस्तानी तकसीम हुआ है, वो ज़ात बिरादरी के नाम पे तकसीम हुआ है, वो रेसिज्म की कौमियत लिसानियत के नाम पे वो तकसीम हुआ है, वो अपने सेल्फ डिफाइंड नज़रियात की वजह से तकसीम हुआ है। लेकिन तकसीम दर तकसीम हो के वो सिर्फ ईंधन बन के रह गया है, वो जस्ट एक फ्यूल है जो कि यूज़ होता है प्राइमरीली उस इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, उस मेंबर के लिए, उस कैंडिडेट के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च करता है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके विन करके पार्लियामेंट हाउस में आता है। और उसके बाद मुसलसल हम पाकिस्तानी उस प्रोसेस में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। नहीं जाते हैं बैकग्राउंड में, शॉर्ट हिस्ट्री में देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर अपना इंटरनल इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, जो उनके अपने अंदर जो जमहूरी इर्तिका का निज़ाम है, यानी कि उनके इंटरनल जो इलेक्शंस हैं, ना होने के बराबर ना पर कोई कल्चर ही नहीं है इस तरह का। हम अब उसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाते, हमारा मीडिया उसके ऊपर कभी डिबेट नहीं करता, हमारे इंटेलेक्चुअल्स उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एहतियाज नहीं कर रहे हैं। हम सारी चीज़ों को मनो जो यूनिवर्सल रॉन्ग्स चलती आ रही हैं हमने उनको उसी तरह से अडॉप्ट किया हुआ है। सवाल पैदा होता है कि हम ही क्यों, बाकी दुनिया में भी यही सिस्टम है। लेकिन फ़र्क है, बाकी दुनिया में ये जो पार्लियामानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है गवर्नेंस का, उसके ये लैकुनास इस वजह से छुपे हुए हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका तो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एवरीडे बेसिस पे मिलियंस की जो इनकम है उसकी इतनी रेल पेल है कि वहाँ 90% लोग एक ही तरह का लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। एक और जॉब करने वाले के पास भी अच्छी कार है तो एक अच्छे प्रोफेशनल के पास भी एक अच्छी कार है, तो एक अच्छे जो बिजनेस ऑनर है उसके पास भी वही अच्छी कार है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है, गलियाँ बाजार मोहल्ले सब वेल डेवलप्ड है, रोड वेल डेवलप्ड है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो फॉरेक्स स्कीम के थ्रू जो इंटरनेशनल फॉरेक्स स्कीम है कि मेरा रुपया इतने का होगा और उनकी करेंसी इतने की होगी, उनकी एक करेंसी यूनिट लेने के लिए मुझे 200-250 करेंसी यूनिट्स अपने देना पड़ेंगे। ये हाल सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बाकी और मुल्कों के साथ भी है, अफ्रीका के साथ भी ऑलमोस्ट यही हाल है। तो इस वजह से जहाँ रिचनेस आती है, जहाँ पैसे की बहुत ज़्यादा रेल पेल होती है, तो वहाँ वैसे ही हमारे यहाँ जो सोशल इवल्स हैं या सोशल क्राइम्स हैं वो छुप जाते हैं, वो माली खेज हो जाते हैं उनके ऊपर। इसीलिए कोई बात नहीं करता क्योंकि आम आदमी का मसला जो है वो मोस्टली हल हो रहा होता है। लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यूरोप अमेरिका जो वेस्ट है, मगरिब है, मगरिब के 90% जो पॉपुलेशन है उसमें एक सर्कुलेशन है वेल्थ की, वो बड़ी मेंटेन है, वो सारे 90% उसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर्ली कंपनसेट हो रहे हैं। और 10% जो है वो एक सेपरेट क्लास है। पूरी दुनिया से जो अर्निंग मगरिब की तरफ जा रही है, एक रफ आइडिया है, इस पर अभी तक कंक्लूडेड रिसर्च अभी तक मैंने नहीं की, आगे जाके करूँगा। एक रफ आइडिया है कि उसका जस्ट मेरे ख्याल में 40 या 30% जो है वो 90% लोग यूज़ कर रहे हैं, बल्कि टू सम एक्सटेंट लोग इसके ऊपर बात करते हैं वो तो 99 बोलते हैं कि 1% सिर्फ वो एलिट क्लास है जो 99% दुनिया की वेल्थ मगरिब की जो 1% है वो यूज़ करती है, और 1% जिस वेल्थ जो है वो बाकी 99% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो यूज़ करती है। लेकिन अंदाज़ा लगाए कि वो पैसा भी कितना ज़्यादा है, वो पैसा भी इतना ज़्यादा है कि जस्ट 1% के अंदर से उन्होंने अपनी 90% पॉपुलेशन को घर, अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी सड़कें, सिग्नल्स, ट्रैफिक,
अच्छी पुलिसिंग और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। और बाकी 99 से उनका जो 1% क्लास है वो अपने प्राइवेट जेट्स, अपने प्राइवेट जजीरे, आइलैंड्स, यार्ड्स, क्रूजेज और इस तरह से अरबों के करेंसी यूनिट्स की, इस तरह की उनकी लग्जरी के जो सामान है वो उसमें से अपना जो मैं अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे हैं कि मैं कौन से इस्तेमाल करूं, सिटी पे आते हैं कि वो जो पूरी दुनिया की 99% वेल्थ है फॉरेक्स स्कैम के थ्रू जो मगरिब में जा रही है, वहाँ उस वेल्थ का 99% जस्ट उनकी 1% एलीट क्लास इस्तेमाल करती है, जो कि अपना सफ़र प्राइवेट जेट्स में, क्रूजेज और उनके रहने की जगह आइलैंड्स और पता नहीं क्या क्या और वट नॉट, और वो अपने प्राइवेट सैटेलाइट एंड प्राइवेट अपने रॉकेट्स और यहाँ तक उनकी चीज़ें जहाँ पहुँची हैं। अब अंदाज़ा लगाया कि हम जो लोग हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, मेनली पाकिस्तान पे वापस आ जाते हैं कि हम किस कंडीशन में रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इवन जो अपर मिडिल क्लास है वो भी विक्टिमाइज्ड है फाइनेंशियल क्राइसिस के हाथों। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो हम इस फाइनेंशियल स्कैम के ऊपर बात करते हैं, ना कोई मुजाहरा करते हैं, ना कोई डिमांड करते हैं, ना कोई सेमिनार मुनक़िद करते हैं, ना आपस में कोई बातचीत करते हैं, और ना ही हमारे अंदर के जो इफेक्ट्स है, हमारे अंदर के जो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक स्कैम की शक्ल में हमारे ऊपर नाफिज है, और जिससे फ़ायदा उठाने वाले एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गए हैं और करते जा रहे हैं। इसी पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कि रियासत भी उनका कुछ नहीं कर सकती है। वो जुडिशल सिस्टम को तोड़ के रख देते हैं, वो जिसको बाय कर लेते हैं। उनकी एक्सेस हमारी अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए बेंचेस भी नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर सिलेक्टेड एंड ऑन चॉइस रिलीफ उनके लिए मुहैया कर देते हैं। वो रिलीफ टू करने वाले आर्मी चीफ या मार्शल डिक्टेटर को हमारे यहाँ बड़ा बुरा लफ्ज़ समझा जाता है, ऐसा नहीं है। डिक्टेटर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, डिक्टेटर एक वर्ड है जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो वो भी उस हमारी जो आला अदालत है उसके जो इस तरह के सिलेक्टेड रिलीफ है उनसे फ़ायदा उठाते रहे हैं, और हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस से पैदा होने वाले लोग हैं वो भी उसी तरह का फ़ायदा उससे आज भी उठा रहे हैं। तो उसके बावजूद कोई भी हम बात करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हमारे अगर कोई किसी ने बड़ी लंबी जदोजहद और कोशिश की भी है तो उसकी ज़ात को निशाना बना के उसके साथ अपने ज़ाती इख्लाफात और ज़ाती नज़रियात की बिना पर कन्फ्रंटेशन की थ्योरीज अपनी बना के, तो हमने उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना तक भी छोड़ दिया है। वही अगेन ग्रुपिंग में और उस पार्टीशन में हमने अपने आप को तकसीम किया हुआ है, और तकसीम किया हुआ है तो ऊपर से हम वो उस पार्टी का है, उस पार्टी का हम वो उस ग्रुप से है, वो उस ग्रुप से है, वो उस लिसानी इकाई से है, वो उस लिसानी सूबे से है, वो उस मसलक और फिरके से है, मैं उस मसलक और फिरके से हूँ, वो उस बरादरी से है, मैं इस बरादरी से हूँ। जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस एक हमारे यहाँ प्रोवाइडेड है, उस पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ साथ हमने अपने एक फिनोमेना जो है उसको डेवलप किया हुआ है, और उस पूरा जो जैसा भी पॉलिटिकल प्रोसेस हमारे यहाँ मौजूद है तो उसका हमने बड़ा फर्क करके रख दिया है, और नहीं समझते हैं कि जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न से हम इनफरादी तौर पे अपना भी कत्ल कर रहे हैं, उस डिवीज़न से हम इज्तमाही तौर पे पूरी कौम का भी कत्ल कर रहे हैं। यही वजह है कि हमें सुनने को मिलता है कि आज दिन तक हमें कौम नहीं बन सके, हम अभी तक भी हुजूम है। अगर हम हुजूम ही रहेंगे तो लोग फिर इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल कॉरपोरेशंस बना के और स्टेट वेल्थ जो है उसको अपने पर्सनल अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहेंगे, और हम इसी तरह से
क्राइसिस की चक्की में पिसते रहेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आम आदमी बजाय इसके कि पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनकी जो प्लेटफॉर्म से होने वाली जो फिर मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से स्प्रेड होने वाली जो नज़रियात हैं, जो बयानात हैं, उनसे हट करके हमें अपने तौर पे चीज़ों को देखना होगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर आदमी जिस तरह से वज़ीर आज़म लेवल तक की बात कर जाता है, अगर थोड़ा वहाँ से नीचे उतरे, अपने इर्द गिर्द देखे कि मेरी ज़रूरत क्या है और मुझे मैसर और मुहैया क्या है, थोड़ी सी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब करने लगेगा तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एक जॉइंट अकाउंटेबिलिटी में तब्दील होगी। ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम मिलें, इस पर बात करें कि भाई सिस्टम क्या है, ये हमारे यहाँ ठीक है भी या नहीं है। क्यों हम सिर्फ ये शोर मचाते हैं कि महंगाई होगी। भाई रीज़न क्या है, वजह क्या है? सियासतदान है जी, ठीक से काम नहीं करते हैं। क्यों ठीक से काम नहीं करते हैं, उसकी वजह क्या है? कौन है सियासतदान? वही सियासतदान है जो हमारे सरों को गिन के इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू इलेक्टोरल के ऊपर आके गवर्नेंस करते हैं। क्यों हम अपने आप को साबित नहीं करते कि हमारे बगैर वो कुछ नहीं? लेकिन माजरत के साथ फिर अगेन वही होता है, जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस 5 साल बाद या जब भी गवर्नमेंट गिरती है, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कमज़ोर तरीन निज़ाम हुकूमत होता है, और हमारे यहाँ उसको खींच के जितनी 5 साल टेन्योर्स पूरी हुई हैं, उतनी जो है वो टेन्योर्स बीच में जो लोगों की उनकी रजीम चेंज कर दी गई है। तो हम बेसिक यूनिट है इस पूरे सिस्टम का, वोटर, सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, सिटीजन अपने राइट को समझे। इस बिरादरीज़म में से, मजहबी डिवीजन से, लिसानी डिवीजन से सिटीजन बाहर निकले। सिटीजन अपने अंदर एक इज्तिमाई शऊर पैदा करे, एक इज्तिमाई सोच पैदा करे कि अगर हम इनफरादी तौर पे अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम इज्तिमाई तौर पे बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाने से पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी सेल्फ स्टडी करें, हम पढ़ें। आज तो बहुत आसान हो गया, आज गूगल आपको बहुत ज़्यादा मालूमात देता है, उर्दू में मालूमात देता है। आप लोगों से पूछें, पॉजिटिव चीज़ें, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें डिस्कस करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम ये डिस्कस ना करें कि ऐसा हो रहा है। बड़े अफसोस के साथ हमारा मीडिया भी जस्ट ये डिस्कस करता है कि ये हो रहा है। मैंने नहीं देखा है कि कोई ये बात करे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्री कि मीडिया हाउसेस भी स्टेट फंडेड एडवर्टाइजमेंट्स एक सोर्स है उनके चलने का, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जितने मीडिया हाउसेस हैं वो अच्छे खासे वेल्थ ओरिएंटेड ऑनर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या उनके लिए इतना मुमकिन नहीं कि अपनी 100% इनकम में से वो 30%, वो 20% या वो 10% जो उनकी मीडिया हाउस से आ रही है उसको सेक्रीफाइस कर दे स्टेट इंटरेस्ट के लिए? क्या अमीर आदमी के ऊपर जिम्मेदारी कुदरत ने नहीं डाली है कि वो गरीब को लुकाफिर करे, उसका ख्याल करे? ये दुनिया के किस कानून, मजहब, कल्चर, कस्टम या के किसी सहीफे में लिखा है कि अमीर गरीब का खून ही चूसेगा और अपनी इमारत को और ज़्यादा बढ़ाएगा? हमें मज़हब के तवस्सुस से, हमें पॉलिटिकल थियोरिस्ट जो है उनके तवस्सुस से ये मैसेज मुतवातिर जो भी इंसान की शॉर्ट हिस्ट्री है 2-3 हज़ार साल की, उससे ये दिया गया है कि अमीर गरीब के पैसे को उसकी बुनियादी सहूलतों से महरूम करके अपने पास जितना भी इकट्ठा करेगा, अल्टीमेट उसके लिए कोई डेथ है, उसको ये दुनिया छोड़ के जाना है। जितना भी कोई अमीर पैसा इकट्ठा कर ले वो कभी भी अपने लिए जिंदगी जो खुदा ने जितनी लिखी उससे ज़्यादा न खरीद सकता है न हासिल कर सकता है। तो फिर क्यों ज़रूरत नहीं है? हमारे यहाँ का मसला छोड़ दे मगरिब को, हमारे यहाँ मगरिब में तो 99%
के लिए फिर भी लाइफ स्टाइल काफ़ी अकोमोडेटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री है, और 1% जो है उसका तो बहुत ही ज़्यादा शाहाना है। तो हम जो यहाँ पे 99% सफ़र कर रहे हैं, उस 99% की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस 1% के ऊपर नहीं है कि जो स्टेट के सारे रिसोर्सेज की सियासतदार की शक्ल में, सरमायादार की शक्ल में, जागीरदार की शक्ल में, इंडस्ट्रियलिस्ट की शक्ल में ऑक्यूपाई करके और होल्ड करके बैठा हुआ, वो नाम हमारी वेलफेयर का लेता है, इलेक्टोरल प्रोसेस में आता है, 20-25-30 करोड़ रुपये लगाता है, फिर ऊपर जाता है, उस 20-25-30 करोड़ रुपये को मल्टीप्लाई करके अरब 2-4 अरब लेके वापस आके अपने पास डंप कर देता है।